बने रहिए, क्योंकि हम एक विनर अनाउंस करने वाले हैं जिनकी ITR हम फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल करेंगे। थैंक यू। थैंक यू आकांक्षा फॉर वेलकमिंग। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपनी कैमरा ऑन कर लीजिए सो दैट हम एक दूसरे को देख सकते हैं और ढंग से बात कर सके। थैंक यू मनोज कुमार जी। और सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, राजीव जी थैंक यू। सबसे तो आप पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग संडे को अपना कीमती समय निकाल के इस वेबिनार में आए। और हम कोशिश करेंगे इस वेबिनार में जो भी एक बेसिक ITR रिलेटेड या ITR रिफंड से रिलेटेड जो भी इश्यूज अराइज होते हैं उनको डिस्कस करने की, सो दैट अगर आपके रिफंड्स कभी अटके हैं या लेट आए हैं तो उसका क्या रीजन है आपको समझ में आए। अब मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि करीबन 20 लोग हैं हमारे वेबिनार में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि हमारे जो भी अटेंडीज हैं वो कौन कौन सी सिटीज हैं और उनका नेचर ऑफ इनकम क्या है। तो आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैट बॉक्स में अपना नेम ऑफ सिटी और नेचर ऑफ इनकम टाइप करिए। पटना, उत्तर प्रदेश, जयपुर, जयपुर, मुंबई, जयपुर, दिल्ली। अच्छा, पांडे साहब CFO में काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है पांडे साहब। मोहम्मद जी आरिफ अतीब जी हैं कोटा से, बहुत बढ़िया। खुशी गुप्ता जी भोपाल से हैं, राजीव जी फरीदाबाद से IT जॉब करते हैं, वो बहुत बढ़िया से। राजीव जी IT में आप क्या करते हैं राजीव जी? चलिए बहुत अच्छा। तो चलिए फ्रेंड्स अपन वेबिनार स्टार्ट करते हैं। आकाश जी मुंबई से, जैनब जी दिल्ली से, राजीव जी सर्विस लेंगे। ये अनम्यूट करने का ऑप्शन है ना? ओके, मैं IT सर्विस डिलीवरी में हूँ जी। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। ठीक है राजीव जी, तो अपन स्टार्ट करते हैं सर। जैसे जैसे मेंबर जुड़ते जाएंगे वो अटेंड करते जाएंगे। ठीक है सर। राइट सर। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। चलो थैंक यू। तो फ्रेंड्स हम आज एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह समझेंगे कि हमें ITR क्यों फाइल करनी चाहिए और उसका हमें कैसे बेनिफिट है और हमारी कंट्री को क्या बेनिफिट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी 2 हैशटैग्स को इम्पोर्टेंस दी है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी इन्हीं को कहीं अगर प्रमोट कर सकते हैं करिए। हैशटैग ITR बढ़ना सही है और हैशटैग टैक्स बचाओ इंडिया। वो अब हम जैसे डिस्कस करेंगे हमें पता पड़ेगा कि दोनों हैशटैग्स कैसे रेलिवेंट है। ITR जैसे आप लोग मेजोरिटी में समझ रहा हूँ कि यहाँ तो CFM में जैसे भी हैं पांडे साहब काम करते हैं, IT में है, तो सब लोग एक बेसिक ITR तो जानते होंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। बेसिकली हम ये देखें हमारे टोटल फाइनेंशियल ईयर का जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर बिजनेस है या हम सैलरी ना, तो जितनी सैलरी हमें मिली है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉयर ने काटी है और हमें बैलेंस कितनी पे करनी है, उसका एक फॉर्म है जिसमें हम डिटेल डाल के और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे असेस करके ये देखता है कि हमारा रिफंड अगर हम क्लेम किया तो सही है तो हमें इशू किया जाए, नहीं है तो हमें डिमांड रेज करी जाए। अगर आप अलाउ करें तो मैं एक छोटा सा अपना एक ब्रीफ इंट्रो देना चाहूंगा बस। मैं बाय प्रोफेशन CA हूँ एंड लास्ट 23 ईयर्स इन प्रैक्टिस हूँ। मैंने CA के कई पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज किए हुए हैं जैसे CCCA, पीयर रिव्यू भी हूँ मैं, DISA और AI का लेवल 1 किया हुआ है। इसके अलावा भी कई ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो मैंने किए। तो उसी एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे लग रहा है कि जब हम आधे घंटे में डिस्कशन करके उठेंगे तो कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनको आपको हो सकता है पता हो और हो सकता है कि आप इनको और बेटर तरीके से समझ सकें। तो इस वेबिनार को हमने 5 पोर्शन डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ITR फाइलिंग करने के हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं।
दूसरा हम समझेंगे कि कौन सा फॉर्म आपके लिए सही है। तीसरा हम समझेंगे कि रिफंड डिले होने की क्या क्या रीजन है, क्योंकि अगर हम रिफंड फाइल कर देते हैं और फिर हम डिपार्टमेंट को बोलते हैं, डिपार्टमेंट रिफंड इशू नहीं किया, और पता पड़ता है कि उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारा ही था। उसके बाद हम देखेंगे एआई रिकंसिलिएशन क्यों जरूरी है, एंड लास्ट में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ डिडक्शंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टैक्स रेजिम। आइए हम चलते हैं दोस्तों आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स में 6 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है वीजा अप्रूवल का। मान लीजिए हम कहीं बाहर घूमने जाना चाह रहे हैं खुद अकेले, या किसी मीटिंग में हमें जाना है, तो वीजा अप्रूवल के लिए जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो अगर हमारी आईटीआर फाइल है तो कंपैरेटिवली लेस टाइम लगता है उस वीजा एप्लीकेशन को अप्रूव होने में, क्योंकि आपकी इनकम एक वेरीफेबल सोर्स से आ रही है और आप उसका लेखा जोखा इनकम टैक्स को ऑलरेडी दे रहे हैं। अवॉइड पेनल्टीज, इजी लोन अप्रूवल। जैसे मान लीजिए हमें कोई गाड़ी लेनी है या हाउसिंग लोन लेना है, तो अगर हमारे आईटीआर फाइल हो तो हमें लोन लेने में और लोन का अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, दोस्तों ये आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे? आप देख रहे होंगे पिछले 5-6 सालों में इक्विटी मार्केट बहुत बूम पे है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बूम में हर आदमी इनकम अर्न कर रहा है, किसी को लॉसेस भी होते हैं। तो अगर आपको लॉसेस है और उनका आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए, और वो भी टाइम पे। उससे मान लीजिए आपकी किसी शेयर में या म्यूचुअल फंड में आपको लॉस हुआ, तो आप उसको टाइमली 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उस 8 सालों में आपका जो कैपिटल गेन होगा वो उससे सेट ऑफ हो जाएगा, तो आपकी टैक्स प्लानिंग हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपके कहीं पर भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है तो आप आईटीआर जरूर से जरूर भरें और टाइम पर भरें। हेल्प इन क्लेमिंग रिफंड्स, कई बार क्या होता है छोटे मोटे कहीं एफडीआर हमारी होती है, हमें ध्यान नहीं रहता, हमारा टीडीएस कट जाता है। जैसे कई बार हम लोग किसी को ऑब्लाइज करने के लिए मान लो 40-50 हज़ार की एफडी बना दी, कभी हमने कोई लॉकर लिया उसकी एफडी बना दी, तो हमें ध्यान नहीं रहता कि वो एफडी बनी हुई उसका इंटरेस्ट भी आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो हमारे को 26 ईयर्स में इन्फॉर्मेशन देता है कि साहब इस एफडीआर में टीडीएस कटा। रिटर्न फाइल करते वक्त कई बार हम उसको छोड़ देते हैं, तो वो हमारा लॉस हो जाता है। और जब हम पैसा लेने बैंक के पास जाते हैं तो पैसा कम मिलता है, हम बैंक को पूछते हैं कि साहब आपने पैसा कम दिया, तो बैंक बताया साहब ये हर साल हमने इतना ज्यादा टैक्स काटा, आपने रिफंड क्यों नहीं क्लेम किया। तब पता पड़ता है कि हमने मिस्टेक करी। और लास्ट है इनकम प्रूफ। कई बार क्या होता है कि कोई डिपार्टमेंट है, यहाँ कहीं हम जॉब के लिए जा रहे हैं या बच्चों के एजुकेशन के लिए आपसे इनकम प्रूफ मांगे जाते हैं, आपकी इनकम कितनी है, उसका सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है आईटीआर। तो अगर आप फाइल करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। अगर आपने अभी तक फाइल करना चालू नहीं किया तो आई सजेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी इसको स्टार्ट करें। अब इनकम टैक्स फाइल करना किसके लिए मैंडेटरी है? देखिए वैसे तो मुझे लग रहा है हम जितने भी मेंबर्स अभी बैठे हैं वेबिनार में, सबको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। फिर भी स्टिल ये 6 पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है फिर भी इन 6 कंडीशन में कोई आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। सबसे पहला तो बहुत इजी है, इनकम अबव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, यानी अगर आप ओल्ड रेजिम में तो 2.5 लाख और न्यू रेजिम में तो 3 लाख, अगर उससे इनकम आपकी एक्सीड करती है तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको फाइल करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल सालाना आपका 1 लाख या उससे ज्यादा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे हो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपने घर में किसी और के नाम से आ रहा है और मेरी इनकम नहीं है, तो आप ध्यान रखिए जिसके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उसकी रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली फाइल करना चालू करें। या अपने अकाउंट में आपने साल भर में 1 करोड़ से ऊपर का डिपॉजिट किया है, या आप फैमिली के साथ कहीं फॉरेन टूर पे गए और उसका खर्चा 2 लाख से ऊपर है और आप आईटीआर भरना भूल गए तो भी आपके लिए दिक्कत है। या कोई फॉरेन सोर्स से इनकम है, यानी फॉरेन सोर्स की इनकम कैसे हो सकती है? कोई क्रिप्टो एक्सचेंज है, कोई फॉरेन एक्सचेंज है, या कोई फॉरेन एसेट्स आपने ले रखी है, तो इन कंडीशंस में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। दोस्तों एक बहुत अच्छी कोट है क्रिस मैथ्यूज की, पेइंग टैक्स इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आप सब लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा ऑपरेशन सिंदूर। देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हमारे देश के नौजवानों ने हर तरह से तीनों फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को धूल चटाई, तो कैसे चटा पाए कि उन लोगों के पास सारे आधुनिक हथियार थे और टेक्नोलॉजी थी जिसको यूज करके उन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी। तो वो सब कब क्यों दे पाए? क्योंकि हम लोगों ने जिन्होंने टैक्स अपना पे किया उस टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट ने जो भी सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स खरीदे और हम इस कारण जीत पाए।
तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना टैक्स जो भी ड्यू है उसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करें और टाइमली पेमेंट करें, क्योंकि अगर टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी की लायबिलिटी भी आ सकती है। तो बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, पे योर टैक्सेस। अब फॉर्म देखें, सब 7 तरह के टोटल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ लोग हमारे साथ जो बैठे हैं जिनके बारे में कुछ फॉर्म्स के बारे में पता भी होगा, तो आइए एक बार हम देखते हैं कि कौन कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है। तो आप सब लोग एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको आइडिया है 1 2 3 4 5 6 7 में से कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है। मुस्कान जी, ITR 1 बहुत अच्छी बात है। दोस्तों ITR 2 के बारे में कोई जानता है? पांडे साहब आप तो जानते होंगे, बताइए एक बार कि ITR 2 किसके लिए एप्लीकेबल है। राजीव जी, मोहम्मद आतिफ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ITR 2 सैलरी के लिए। और ITR 3? दोस्तों थोड़ा इससे इंटरेक्टिव बताएंगे तो बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, विच इज नॉट कवर्ड इन ITR 1। सर हाँ, कोई ये है क्योंकि ITR 1 के बाद जो कवर नहीं है वो 2 और 3 में आगे चले जाते हैं। हाँ राजीव जी, कुछ कह रहे थे आप? मेरे को पहले आइडिया होता था, अभी आजकल जो काफी चेंजेस होते रहते हैं तो उसमें फिर अभी जो नहीं ऑफिस से बोलते नहीं, हैं वही भर देते हैं टोटली। कोई बात नहीं सर, अभी हम डिस्कस करेंगे, कोई ठीक दिक्कत है नहीं जी। है। आकाश जी, ITR 3। चलिए अब हम थोड़ा सा एक बेसिक समझते हैं कि किस किस के लिए एप्लीकेबल है ना। आइए, स्क्रीन दिख रही है साहब आपको? अब आप सोच रहे होंगे कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। हम अभी आपको जस्ट 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दें कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों ITR 1, जिसको सहज भी बोला जाता है, इन 5 कंडीशंस में एप्लीकेबल है। सैलरी या पेंशन की आपकी इनकम है, आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, आपके अदर सोर्सेज की इनकम है लाइक इंटरेस्ट ऑन सेविंग और FDR, और आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है। अगर ये चारों में से आप क्वालिफाई करते हैं तो आप ITR 1 भरने के लिए एलिजिबल है। लेकिन इस साल के ITR फॉर्म में एक नया कॉलम ऐड किया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। अगर आपका LTCG 1.25 लाख से नीचे है तो आप उसको ITR 1 में भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसमें बहुत बड़ा कैच है। कैच क्या है कि अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, वो बेनिफिट आप आगे क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस या कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं है तभी इसको ITR 1 में दिखाएं, वरना इसको ITR 1 में नहीं दिखाएं और ITR 2 में दिखाएं। सेकंड आता है ITR 2। ITR 1 के ऊपर एप्लीकेबिलिटी आती है ITR 2 की, यानी जैसे ही आपकी इनकम जो है 50 लाख से क्रॉस कर जाती है, मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास, कैपिटल गेन की इनकम आपकी इनकम है, और आपकी इनकम फ्रॉम फॉरेन एसेट्स है, तो इनमें से अगर आपकी कोई भी इनकम है तो आपको फॉर्म ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा। इसमें एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट किया गया है कि इस साल से पहले ITR 2 ऑनवर्ड्स अगर आपकी इनकम 50 लाख क्रॉस करती है तो आपको उसके अंदर अपने असेट्स की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी। उस लिमिट को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। तो इस साल से जब हम ITR फॉर्म भरेंगे, जिसकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है उसी को अपने असेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा और वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। थर्ड फॉर्म आता है ITR 3। ये आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, या प्रोप्राइटरशिप के HUF की फॉर्म है, वो ऑडिट में है, आपने F&O क्रिप्टो में काम किया है, या आप किसी फर्म के पार्टनर हैं। अब आप में से कौन कौन से ऐसे हैं जिन लोगों ने इस साल क्रिप्टो में काम किया है, बताएंगे सर? अभी बहुत हैपनिंग चीज चल रही है क्रिप्टो, तो कौन कौन कर रहा है? मुस्कान जी कर रही है, बहुत अच्छी बात है। और कोई हमारे इसमें? रोज जी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्रिप्टो रुपेश जी, अरे वाह, क्रिप्टो ऐसा भी बहुत अच्छी बात है। राघव जी बिटकॉइन में करते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 20% लोग ऐसे हैं जो इस मीटिंग में बैठे हैं, वो सब क्रिप्टो में कर रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं क्रिप्टो बिटकॉइन में। तो डेफिनेटली हम अपनी कोशिश हम ये प्लान करेंगे, अगली जो वेबिनार होगी उसमें हम इसी के टैक्सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की डेट में बहुत ग्रोइंग मार्केट है और उसको तरीके से अगर किया जाए तो लोग इसमें रिटर्न भी अच्छी ले सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आईटीआर फॉर्म, इसका नाम सुगम दिया गया। सुगम क्यों दिया गया कि इसमें आपको कोई भी रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्म प्रिजम्पटिव इनकम के लिए कि आपने बस एक अमाउंट दिखाया कि मेरी टोटल रिसीट्स इतनी थी, उसका मैंने इतना परसेंटेज टैक्स दिया, इनकम दिखाया और टैक्स दे दिया, फ्री हो गया। तो बिजनेस इनकम 2 करोड़ से नीचे, प्रोफेशनल रिसीट 50 लाख से कम, या आप गुड्स कैरेज का बिजनेस करते हैं, जैसे मान लीजिए आप ट्रक ऑपरेटर हैं या छोटा मिनी ट्रक ऑपरेट करते हैं, उसका अप्लाइंग हायरिंग का काम करते हैं, तो आप इसमें रिटर्न फाइल करके फ्री हो जाए। इसमें आपको कोई भी डिटेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इसका नाम सुगम रखा गया है। आईटीआर 5 एप्लीकेबल है सिर्फ इन 3 तरह के एंटिटीज के लिए, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और एओपी के लिए। आईटीआर 6 मैंडेटरी बनाया सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए, whether it is a प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, 1% कंपनी, किसी भी तरह की कंपनी हो उसको यही फॉर्म भरना पड़ेगा। आईटीआर 7, ये कोई भी तरह की ट्रस्ट हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, यूनिवर्सिटी हो, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन हो, कुछ भी हो, उन सबको ये रिटर्न फॉर्म भरना पड़ेगा। इनको एक एडिशनल फॉर्म भरना पड़ता है, रिटर्न भरनी पड़ती है 10BD में। जो भी हम कोई डोनेशन किसी ट्रस्ट को या पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी या ट्रस्ट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 10BD में भरता है, डोनेशन की रिटर्न, जिसमें वो हमारा पैन नंबर, हमारा जिस दिन हमने डोनेशन दिया, डेट, अमाउंट, सो दैट कि वो क्रेडिट हमारे पैन नंबर में आती है और उसको हम आगे क्लेम कर सकते हैं। तो आपने अगर किसी ट्रस्ट को या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है, तो ध्यान रखें 10BE में उसको एक फॉर्म मिलेगा। अगर आपने नहीं लिया है तो उसको टाइमली ले लीजिए, क्योंकि इस बार से फॉर्म में आपको 10BE का सीरियल नंबर डालना पड़ेगा, तभी आपको क्रेडिट मिलेगी। दोस्तों, आपकी रिटर्न क्या क्या काम करता है उसके बारे में छोटा सा एक स्लाइड है, आप देखिए। ये हम आईटीआर लोग 5 किस लिए है सर, दोबारा एक बार बताएंगे? बिल्कुल सर, अभी बताएंगे सर। आईटीआर 5 होगा सर पार्टनरशिप फर्म के लिए, एलएलपी के लिए, ईओपी और बीओई के लिए, कि जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं 1280 में, उनको हम ईओपी और बीओई में टैक्सेबिलिटी करते हैं, तो वो रिटर्न यहाँ भरेंगे। और जो 1280G में रजिस्टर्ड है वो आईटीआर 7 फॉर्म भरेंगे। ओके सर। आगे चले सर। हाँ जी, हाँ सर। यस, थैंक यू। थैंक यू। देखिए सर, हम लोग ये फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों की टीम में 5-6 सीएज हैं, 3 कंपनी सेक्रेटरीज हैं, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, लॉयर्स हैं, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स हैं। हम लोग आईटीआर फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइलिंग, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट टैक्स प्लानिंग, ऑल काइंड ऑफ बिजनेस सर्विसेज जो भी हैं। एक अगर स्टार्टअप है तो स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन, उसके जो एग्जम्पशंस मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो सब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड टू एंड। तो अगर आप लोगों को या आप लोगों के नेटवर्क में किसी को भी कोई रिक्वायर्ड है, तो आप नीचे दिए गए नंबर को सेव कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपका जो इसी नंबर से मैसेज आ रहा है, तो उसको नंबर को सेव करके किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारे कहाँ से बेस्ड है सर आप? सर, हमारा हेड ऑफिस जयपुर है सर। अभी हम पैन इंडिया सर्विसेज दे रहे हैं। अभी हमारे प्रेजेंट क्लाइंटल जो है वो जम्मू कश्मीर से भी है, नॉर्थ ईस्ट है, नीचे हैदराबाद है, मुंबई है, पुणे है, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स कवर हो गए। तो आपके मेन जो फिजिकल लोग अवेलेबल हैं वो जयपुर में, बाकी वर्चुअल है, राइट? बिल्कुल सारा वर्चुअल है सर, क्योंकि आजकल से देखो जो टाइम आ रहा है सारा वर्चुअल आ रहा है सर। नई जॉब्स निकल रही हैं वो सारी वर्चुअल निकल रही हैं, जैसे नहीं नहीं, कि बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक तो है उस तरह सर। को देखते हुए हमने इसका पोर्टल डाला है। स्पेशली जो आजकल का जनरेशन आ रहा है, दे नीड कि मतलब हमको सर्विसेज मिल जाए और कहीं से भी मिल जाए, हमें कहीं जाना नहीं पड़े, फिजिकल नहीं नहीं, जाना। ठीक है सर, ठीक है सर, बढ़िया। राइट सर, थैंक यू। तो दोस्तों, अभी पिक्चर तो आधी हुई है, आधी बाकी है। तो अब कौन कौन बताएगा अभी हमने कौन से 2 टॉपिक्स पे डिस्कस किया? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमने कौन से 2 टॉपिक पे डिस्कस किया था सर। बिल्कुल ठीक बात है। और हमने दूसरा देखा आईटीआर फाइलिंग के बेनिफिट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, जो है कि रिफंड डिले के क्या इश्यूज हैं। तो अभी हम उसको समझते हैं कि क्या इश्यूज है, उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अब रिफंड्स डिले हो गया आपके। अब लास्ट ईयर आप में से किन किन ने रिटर्न फाइल करी और किस किस का रिफंड डिले हो गया, मुझे बताएंगे, सो दैट कि हम डिस्कस कर सकें उसका क्या रीजन था और हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे।
कोई इशू नहीं है सर हमारे। कोई बात नहीं सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम रीजन देख लेते हैं सर, ताकि अगर इस बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हम उसका ध्यान रख पाए सर। देखिए सर, मेजर 7 रीजन होते हैं जिनके कारण हमारा जो है रिफंड डिले होता है। सबसे पहला है मिसमैच इन आईटीआर एंड फॉर्म 26 एएस एआईएस टीआईएस। देखिए एएस और टीआईएस का कंसेप्ट लास्ट 4-5 ईयर से है, उससे पहले सिर्फ 26 एएस का कंसेप्ट था। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि आप जब भी आईटीआर फाइल करें तो उसके डेटा को 26 एएस एआईएस टीआईएस से मैच करें, सो दैट उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अगर कोई वेरिएशन आएगा तो आपकी रिटर्न पेंडिंग में डाल दी जाएगी, और जब वेरीफाई होगा उसके बाद आपको रिफंड मिलेगा। सेकंड, आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कुछ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस कर लिए जो आप रेगुलर नहीं करते हैं, तो इससे वो स्क्रूटनी ट्रिगर होगा और वो उसको रेड फ्लैग करके पार कर दिया कि इसको चेक करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन सही है कि नहीं। पिछले कुछ सालों में डिमांड थी, आप उसको रिप्लाई करना भूल गए, लेकिन डिपार्टमेंट तो ध्यान रखेगा, इसलिए डिपार्टमेंट ने आपका रिफंड रोक दिया। कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं या सिस्टम एरर के कारण आपका रिफंड प्रोसेस तो हो गया लेकिन आपको क्रेडिट नहीं हुआ। और ये जो सेंटर में 3 रीजन है, सबसे मेन 3 रीजन यही है जिनके कारण रिफंड नहीं आता। सबसे पहला आईटीआर वेरीफाई करना भूल गए हम, पहले 120 डेज था, लास्ट ईयर से इसको 30 डेज का कर दिया गया। इनकरेक्ट बैंक डिटेल्स, जैसे कि मान लीजिए हमने उसमें कोई ऐसा अकाउंट नंबर प्राइमरी कर दिया रिफंड में जो हम रेगुलर यूज नहीं कर रहे, तो उस केस में भी रिफंड हमारा नहीं आएगा। तीसरा, बैंक अकाउंट हमने डाल तो दिया लेकिन उसको वेरीफाई नहीं किया। और वेरीफाई करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आप जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे अपने पैन नंबर से लॉगिन करेंगे, बैंक अकाउंट में जाके आपको उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई पे क्लिक करते आपके पास एक आधार ओटीपी आएगा, वो डालते ही आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस हाथों हाथ वेरीफाई होगा। अगर वो वेरीफाई होके उस रेड से ग्रीन हो गया या ब्लू हो गया, दैट मीन्स कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, अब आपको रिफंड में कोई परेशानी नहीं है। तो अगर आपने अकाउंट नंबर डाल रखा है उसको वेरीफाई नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी अकाउंट्स को वेरीफाई कर दिए, सो दैट आपका रिफंड टाइमली क्रेडिट हो जाए। अब मुद्दे की बात करते हैं डिडक्शंस। देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट ने अभी ओल्ड और न्यू रिजाइन 2 ऑप्शंस देके एक तरह से मतलब ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप डिडक्शंस क्लेम नहीं करना चाहते हैं और टैक्स कम देना चाहते हैं तो आप न्यू टैक्स रिजाइन ले लीजिए। लेकिन ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजाइन बेटर रहेगी कि ओल्ड रहेगी। हालांकि गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि इस बार मोर देन 50% रिटर्न्स ऐसी थी फाइनेंशियल ईयर 24 की जो न्यू टैक्स रिटर्न में फाइल करेंगे, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग थे जिन्होंने अभी भी ओल्ड में फाइल करा। उसका रीजन क्या है कि बहुत सारे डिडक्शंस ऐसे हैं जो ओल्ड रिटर्न में अवेलेबल है, जिनको हम प्रॉपर तरीके से क्लेम करें तो हम हमारी टैक्स लायबिलिटी न्यू टैक्स रिटर्न से कम कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिडक्शंस हैं जो ओल्ड टैक्स रिटर्न में हमें अवेलेबल है और कौन कौन से न्यू टैक्स रिटर्न में अवेलेबल है। आप कंपैरिजन में देखेंगे सिर्फ 1 2 3 4 डिडक्शंस ऐसे हैं जो दोनों में हमें कॉमन मिलेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड को मिलता है, फिर 50,000 ATCCD1 का एनपीएस वाला, और उसके बाद डिडक्शन ATCCD2 एनपीएस बाय एम्प्लॉयर वाला, और अग्निवीर कॉर्पस फंड। ये 4 ही डिडक्शन हमारे न्यू टैक्स रिटर्न मिलते हैं, बाकी कोई डिडक्शन ऐसा नहीं है जो हमें न्यू नहीं मिले। तो अगर ओल्ड में हमने ये सारे डिडक्शंस ले रखे हैं तो हम हमारा टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। और सबसे वेलकम स्टेप क्या है कि जो भी सैलरीड है और पेंशन है उनको गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि हर साल अपना टैक्स रिटर्न चेंज कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू बिजनेसमैन, उनको एक ही बार ही इन और आउट के ऑप्शन दिया जाएगा, उसके बाद वो 5 साल तक उस प्लान को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करें तो ढंग से सोच समझ के फाइल करेंगे, अगले 5 सालों तक उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन है तो, सैलरीड है तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगले साल अगर आपको लग रहा है कि नहीं पिछले साल मैंने न्यू में रिटर्न फाइल किया था, इस साल ओल्ड अच्छा है, ओल्ड में कर दूंगा, अगले साल न्यू अच्छा है, अगले साल न्यू में कर दूंगा। अब आप लोगों से बताइए, आप लोगों ने लास्ट ईयर की जो अपनी आईटीआर फाइल करी थी कौन सी रिटर्न में फाइल की थी, ओल्ड में कि न्यू में? ओल्ड में सर। ओल्ड में करी थी, न्यू में करी थी? ओल्ड। ओल्ड। देखिए साहब, अभी भी ओल्ड और न्यू में एक तरह से टाई है, 6-7 लोगों ने ही रिप्लाई दी है, 8 लोगों ने, लेकिन ओल्ड की भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसलिए ऐसा मतलब मैंने जो कहा वही बात है कि ऐसा कोई भी स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि किसके लिए ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल है, किसके लिए न्यू स्कीम बेनिफिशियल है।
अगर आप डिडक्शन क्लेम करना भूल गए तो क्या होगा? सबसे पहला तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, से फॉर एग्जांपल आपने मेडिक्लेम ली, पीपीएफ में इन्वेस्ट किया, ईएलएसएस में किया, लेकिन आईटीआर फाइल करते तो आप भूल गए, तो आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। दूसरा, अगर उस डिडक्शंस के हिसाब से आपका रिफंड बनता था और आपने क्लेम नहीं किया तो हो सकता है आपका रिफंड आपको नहीं मिले। तीसरा, डिडक्शंस जो है वो स्पेसिफिक ईयर के लिए मिलते हैं, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है आप उसी साल में उसको क्लेम कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम में पीपीएफ 24-25 में पे किया और उसका डिडक्शन आप 25-26 में लें, ऐसा अलाउड नहीं है। और गवर्नमेंट ने अब कह दिया कि साहब इस तरह कोई भी अगर आपसे डिडक्शन ओमिट हो गया है तो 154 की एप्लीकेशन आप फाइल नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो ध्यान रहे कि जो भी डिडक्शंस एग्जम्पशंस आप क्लेम करना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से आईटीआर फाइल करते हुए क्लेम करें, उसको भूले नहीं, भूलने पे आगे आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर फिर भी आपसे गलती रह जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि अगर आपने आईटीआर फाइल कर दी टाइम पे तो 31 दिसंबर से पहले आप रिवाइज रिटर्न फाइल करके उसको क्लेम कर सकते हैं। नया कंसेप्ट है अपडेटेड रिटर्न का, जिसमें अभी तक हम पिछले 2 साल की आईटीआर फाइल कर सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट कहती है कि आप पिछले 4 साल की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है, यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप 1 साल की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं इमीडिएटली लास्ट ईयर की, 25% ऑफ टैक्स लायबिलिटी आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। और ऐसे अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल वाली आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है उसका 50% आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। और कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें कोई टैक्स टीडीएस कट गया प्रॉपर्टी का, आप क्लेम करना भूल गए, तो आप 119(2)(b) में इनकम टैक्स कमिश्नर को रिक्वेस्ट करके स्पेशल परमिशन ले सकते हैं। हालांकि परमिशन डिफिकल्ट है, आसानी से मिलती नहीं है, बट स्टिल आपको लग रहा है कि ज्यादा टीडीएस कट गया तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद भी डोंट वरी, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हमारे टीम से कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। व्हाट इज एएएस? जैसे हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमारी जन्म कुंडली बनाते हैं, दोस्तों वैसे एएएस हमारी टैक्स कुंडली है, क्योंकि ये पूरे जो भी आपका इनकम है उससे रिलेटेड, कहीं आपका टैक्स कटा है, कहीं आपकी इनकम हुई है, कहीं आपने शेयर्स बेचे हैं, कोई म्यूचुअल फंड बेचे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, सब चीज इसके अंदर आ जाती है। तो इसलिए जब भी हम आईटीआर फाइल करें तो हमें एएएस को डिटेल्ड तरीके से देखना, समझना और उसको चेक करना बहुत जरूरी है। एएस मिसमैच इन आईटीआर फाइलिंग, तो जब हम जैसे मैच मेकिंग करते हैं तो उसमें 36 गुण मिलाते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा सा आगे निकल गया। इन्होंने एएस में मोर देन 54 पैरामीटर्स को कवर किया है, जिसमें आपकी पूरी इनकम, चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रही है, या आपका कहीं पर कोई सेविंग का बैंक का अकाउंट है, कोई एफडीआर का अकाउंट है, इवन अकाउंट नंबर भी। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, आप सोचिए कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज असेसी आपको इतनी सारी चीजें दिखा रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद क्या देख पा रहा है। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो कोशिश करें कि आपका एएस का कोई मिसमैच नहीं हो, अगर है तो उसको रिजॉल्व करें। अब एएस मिसमैच के क्या रीजन होते हैं? रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन ये 5-6 रीजन है। जैसा कि कोई इनकम आपके अंडर रिपोर्ट हो गई है, मिस कर दिया अपने आईटीआर में, तो आपको नोटिस आ सकता है। मिसमैच इन फिगर्स, मान लीजिए एएस की फिगर कुछ कर रही है और आपने आईटीआर में कुछ फाइल कर दिया। थर्ड, रॉन्ग पैन रिपोर्टिंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कैपिटल गेन हो गया या एसएफटी की रिटर्न जो भरते हैं, उन्होंने पैन नंबर डालना था मेरा, उसकी जगह डाल दिया राजीव जी का या पांडे जी का। तो अब क्या कर सकते हैं हमने डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करा कि ये मेरे पैन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने वहाँ फीडबैक फॉर्म में उसको फिल किया। डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है, अगर वो सही है तो वो हमारे पैन से हटा दी जाएगी। नेक्स्ट है फेलियर टू रिकंसाइल कैपिटल गेन, जैसे कैपिटल गेन की इनकम आती है उसमें अब तो वो ये भी शो करने गई कि आपकी इनकम लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, तो वो रिकंसाइल हमें करनी पड़ेगी, सारी इनकम हम शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो हमारे कैपिटल गेन अकाउंट जहाँ इक्विटी का अकाउंट खुला हुआ है वहां से जो रिपोर्ट आई है जो एएस दे रहा है उसको हमें मैच करके आईटीआर फाइल करनी है। या कुछ एंट्री छोटी मोटी ऐसी जो एएस में दिख रही है और 26 एएस में नहीं है और हमने उसको क्लेम करना भूल गए। तो ये हमारे कुछ क्लाइंट के में इशू आया था कि जैसे इनकम थी जो 26 ईयर्स में नहीं थी, एआईएस में थी, और एआईएस में नहीं थी और 26 ईयर्स में थी। तो इसलिए दोस्तों इसका रिकंसिलेशन बहुत जरूरी है कि अगर हम रिकंसिलेशन नहीं करेंगे तो हम नोटिस रिसीव कर सकते हैं। नोटिस रिसीव करना मतलब कि इंटरेस्ट और टैक्स पेनल्टी लगने। ये 8 प्रायोरिटी के आइटम है, जब भी हम आईटीआर फाइल करें तो एएस में इन 8 इनकम को जरूर देखें।
हमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी हो, बेची हो, हमारा इंटरेस्ट इनकम हो सेविंग अकाउंट से या डिपॉजिट से, एफडीआर से, हमने सिक्योरिटीज को इक्विटी मार्केट में सेल किया है या म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, जीएसटी का टर्नओवर है, सैलरी, डिविडेंड, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये 8 पैरामीटर ऐसे हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम डेफिनेटली हमारे नोटिस को दूर रखेंगे हमारे से। अब ये 5 मिस्टेक्स हैं, कौन कौन इस मीटिंग में ऐसा है जिसने ये मिस्टेक्स कभी न कभी करी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप आगे ध्यान रखें कि जब भी ये है तो इन 4-5 चीजों को आप ध्यान रखें, सो दैट आप आने वाली रिटर्न में आपको दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट इनकम आपको पूरी दिखानी है, डिविडेंड कैपिटल गेन की एंट्री को मिस नहीं करना है, टीडीएस क्लेम वर्सेस रिपोर्टेड देखना है कि हमने रिफंड कितना क्लेम किया है और हमने हमारे पास एएस में कितना रिपोर्ट हुआ है। फॉरेन रेमिटेंसेस कभी हम किसी रिलेटिव को या बच्चों को कर देते हैं तो हमने उसको देखा कि हमने उसको शो किया है कि नहीं किया है। या फॉरेन इनकम एसेट्स जो हमने डिस्कस किया कि मान लीजिए कि फॉरेन डीमैट अकाउंट है आपका या फॉरेन क्रिप्टो में कहीं आपका इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे कोई इनकम है तो आप उसको डेफिनेटली शो करें। अब इन गलतियों को दूर करने के लिए क्या है, 4 स्टेप है कि सबसे पहले एईएस को डाउनलोड करिए, उसकी रिकंसिलिएशन यूटिलिटी आती है, उसको आप यूज करके चेक करें कि कैसे सारी इनकम आपकी रिकंसिल हो रही है कि नहीं हो रही है, जो आपने आईटीआर फॉर्म में शो करी है। तो रिकंसिलिएशन यूटिलिटी ये बताती है कि आपने आईटीआर फॉर्म में क्या भरा है और आपके एईएस में क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है और वो रिकंसिल हो रही है कि नहीं हो रही। जहाँ जहाँ डिफरेंस आता है वो यूटिलिटी आपको ये बताएगी कि हाँ साहब यहाँ डिफरेंस है, आप उसको ठीक करिए। और चेक बिफोर यू फाइल और फिक्स इट और रिपोर्ट इट। अगर कोई इनकम ऐसी है जो आपके पैन में आनी चाहिए थी नहीं आ रही या एडिशनल आ रही है तो फीडबैक फॉर्म में जाइए, उसको आप रिपोर्ट करिए और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको अपने आप जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। तो अब आप लोगों के दिमाग में कुछ सवाल आए होंगे तो डेफिनेटली अब अपन डिस्कस करते हैं Q&A में। ये सर कैपिटल गेन्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सर, अगर अपन उसको ITR 2 फॉर्म में भरे तो। ITR 1 में इस बार अमेंड किया, लेकिन उसमें मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपने ITR 1 में भर दिया तो ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो नॉर्मली अगर ऑफिस में हमसे कुछ हम लोग, अच्छा ठीक है ठीक है, तो अब आप ऑफिस में जैसे भी आपने बताया आपके जो भी स्टाफ है, जो भी कलीग्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उनसे आप फाइल करा रहे हैं तो ये इंश्योर कर लीजिए कि हमने एआईएस और 26 ईयर्स का रिकंसिलिएशन प्रॉपर कर लिया है। एंड जो भी कैपिटल गेन की इनकम है जो हमारे को हमारे जो भी डीमैट अकाउंट है जहां से मिली है वो और एआईएस की इनकम प्रॉपर मैच कर रही कि नहीं कर रही। और आप लोगों के क्या चार्जेस है सर? सर अभी वेबिनार के तो बहुत बढ़िया चार्जेस है सर, अभी जस्ट अपन कुछ Q&A के बाद मैं आपको अपना ऑफर बताता हूँ सर, तो आप उसका ऑफर अवेल करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा सबके लिए सर। और सर आपका क्या पूरे साल आप इन्वॉल्व रहते हैं, खाली आईटीआर फाइलिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट नहीं सर, में? हमारा तो पोर्टफोलियो पूरा है ना सर, इनकम टैक्स का भी है, जीएसटी का भी है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी है सर। ओके। हाँ, एंड अभी हम लोग मतलब एक पार्टनर है जो उन्होंने भी विल्स के ऊपर सर्टिफिकेट कोर्स किया, तो अभी हम विल्स का भी काम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही जल्द, प्रोबेबली दिस मंथ एंड या नेक्स्ट मंथ तक सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद वो भी स्टार्ट करें हम। तो आपका जो ये है आईटीआर रिटर्न, हाँ जी, अगर वो प्रोडक्ट पे अगर चलो डिटेल में बात करते हैं, लेकिन अगर वो करें तो आपसे हम क्वार्टर टू क्वार्टर मिलते हैं या आप सीधा एंड में ही मिलते हैं, साल के एंड में आईटीआर फाइलिंग नहीं करते सर हुए? देखिए, कोई जो मेजर अमेंडमेंट्स आते हैं जो आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं वो फिर हम आपको भेजते हैं मंथली बेसिस के ऊपर। एंड उसके अलावा जो आईटीआर है तो वो तो वन टाइम जॉब है, मतलब आपको ईयरली एक बार फाइल करनी है। बट उसके अलावा कभी क्वेरीज है तो आप जो भी हमारा व्हाट्सएप नंबर पे उसने क्वेरी रेज कर दीजिए, तो फिर विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई आ जाएगा सर। तो 31 मार्च से पहले भी रिव्यू करते हैं आपकी क्या कुछ स्टेप लेने हैं, प्रोएक्टिव स्टेप लेने हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट से निकलना है या कुछ कैसे भी कुछ ऐसा कुछ भी करते हैं या सर इसमें वही मैं कर रहा हूँ सर, इसमें देखिए 2 हो गए, एक तो सिर्फ आईटीआर फाइलिंग हो गया, एक हो हाँ। गया टैक्स प्लानिंग। तो जैसे मान लीजिए जो इक्विटीज में या बिजनेस में है तो उनसे हम टैक्स प्लानिंग का हमारा एक अलग पैकेज है, उसमें हम क्वार्टरली एक मीटिंग करते हैं, सो दैट कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उनका डिस्कशन है, कुछ और है तो वो सब उनको क्वार्टरली बेसिस पे गाइड करते रहते हैं। ठीक है सर, समझ गया, इट थैंक यू। डिपेंड्स, मतलब आप किस तरह से मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं सर, उस बेसिस पे हमारे सर चार्जेस होते हैं। ठीक है, और ये इन बिटवीन अपग्रेड भी कर सकते हैं, डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, उसमें कोई इशू नहीं है ठीक है सर। जी। हेलो सर,
मैं एक हाँ जी। एमएनसी में जॉब करता हूँ और वहां से मुझे रिटर्नशिप बेसिस पे इनकम मिलती है, लाइक 194 जे में वो लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं। ठीक है। सो मेरे लिए कौन सा रिटर्न ये एप्लीकेबल रहेगा, लाइक आईटीआर आप 4? सर प्रोफेशनल रुपेश जी, यस। क्या लाइक आप भी सीए हैं क्या? सीए नहीं हूँ, जस्ट द थिंग इज कि मेरा सी एंटर हो चुका है अच्छा। एंड जस्ट वांट टू मेक मोर क्लैरिटी, इसके लिए मैंने आपका वेबिनार अटेंड किया। तो नहीं मेरा रुपेश जी, थैंक यू फॉर अटेंडिंग, बट आई सजेस्ट कि मतलब इन दैट केस आपका जो भी पे कर रहा है इंटरनेशनल चार्जेस, उनको 194 सी में ही काटना चाहिए आपका, ओके। क्योंकि 194 जे आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है सर। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ है, जी। एमएनसी है, उन्होंने टैक्स कॉन्टेक्चुअल, मतलब जो सीएलआर एक्ट है, जो कॉन्टेक्चुअल लेबर रेगुलेशन एक्ट, उसको बचाने के लिए उन लोगों ने सबको रिटर्नशिप में डाल दिया, ताकि उनको वो सीएलआर का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़े। सो उन्होंने उसको 194 जे में वो लोग टीडीएस डिडक्ट करके इनकम दे देते हैं। तो लास्ट तो टाइम सर मैंने बेटर है कि फिर आईटीआर 3 फाइल करो सर आप। ओके, मैंने लास्ट टाइम आईटीआर 3 फाइल किया था, बिल्कुल तो सही फोन किया है सर आपने फ्रेंड, तो आपको आईटीआर इस बार आईटीआर 3 फाइल करना चाहिए सर। 3 फाइल करके थोड़ा सा डिले हुआ, बट आ गया रिफंड मेरा। नहीं नहीं सर, वो डिले में सर कहीं ना कहीं रीजन जो मैंने आपको बताया ना, सात में से कोई भी एक रीजन रहेगा तो रिफंड राइट। डिले होगा ही होगा सर। और मेजोरिटी केस में हमने ये देखा है सर, 50% से ज्यादा केसेस में जो अकाउंट होता है ना सर, वो अकाउंट हम वेरीफाई नहीं करते हैं सर। राइट। हमने अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट तो कर दिया है, लेकिन हम उसको वेरीफाई नहीं करते। और अब डिपार्टमेंट ने इस बार से स्ट्रिक्ट कर दिया, अगर अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो आपका रिफंड प्रोसेस ही नहीं होगा। राइट। और लास्ट टाइम में वो भी आया था कि फिर विद इन 15 डेज जो भी एरर है उसको रेक्टिफाई करने का कुछ टाइम आया था। वो तो आजकल सर रैंडम देते हैं, उसमें क्या रहता है कि कई बार कोई लोग गलत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसे अभी हैदराबाद के अंदर एक केस हुआ था, 800 आईटी एम्प्लॉयज को एक साथ पकड़ लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशन गलत क्लेम किया था। राइट। तो इकट्ठा एक साथ ही एक ही सिटी में इतने लोगों को पकड़ना बहुत बड़ी बात है। तो सारे जितने भी इस तरह के डोनेशन केसेस थे, सबको रडार में ले दिया गया और सारे रिफंड सबके रोक दिए गए। राइट। तो इस तरह से अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसमें ऑप्शन डिपार्टमेंट देता है कि आप वेरीफाई करो, सही है। अगर आप करते हो तो रिफंड प्रोसेस होगा, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। राइट। इसीलिए ये सिस्टम चालू किया गया। और आप वेरीफाई कर रहे हो तो आप ही रेस्पॉन्सिबल हो गए। हाँ, राइट। जी और बताइए। एक कंसर्न है मेरा कि अगर एम्प्लॉयर हम लोग अगर क्लेम करे कि वी आर गोइंग फॉर ओल्ड टैक्स रेजिम में इनिशियली, जैसे डिक्लेयर करे कंपनी में, और अकॉर्डिंगली कंपनी वो ओल्ड टैक्स रेजिम में से डिडक्शन कर रही है, और बाद में मुझे एज ए इंडिविजुअल एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे न्यू टैक्स रेजिम में रिटर्न फाइल करना है, तो कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैंने सर अभी ये बताया कि अगर आप सैलरी डे पेंशनर हैं तो आपके पास एवरी ईयर चेंज करने का ऑप्शन है। ओके। आप कभी भी न्यू रिजिम में चले जाए, कभी भी ओल्ड में चले जाए। लेकिन अगर आप बिजनेस प्रोफेशन जैसे कि आईटीआर 3 में आ गए, है ना, उस हेड में अगर आपकी इनकम आ गई तो आपको सिर्फ एक बार ही प्लस माइनस, यानी एक बार आप ओल्ड से न्यू और न्यू से ओल्ड में आ सकते हैं। राइट। बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे सर। नहीं, मैं आईटीआर 1 का ही बात कर रहा था, जैसे जिसको सैलरी मिल रही है, मेरा एक दोस्त है, वो तो सर एवरी ईयर उसको उसका कैसा है चेंज कर सकते हैं सर। सैलरी और पेंशन के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है सर। कोई लिमिट नहीं है। एक्चुअली हमारा क्या होता है कि हमारे पास एक फूड अलाउंस करके एक ये है, फूड कार्ड में जो मिलता है, जो 2000 पर मंथ अलाउंस मिलता है। ठीक है। सो हम लोग अगर उसको कार्ड में, एचडीएफसी मिल कार्ड है, अगर उसको हम लोग फूड कार्ड अवेल करते हैं तो दैट 2000 विल बी नॉन टैक्सेबल पर मंथ। सो अगर हम लोग कंपनी ये अवेल करती है पूरे साल भर, 24,000 एग्जेम्प्ट कर देती है, और अगर मैं न्यू टैक्स में जाता हूँ तो मुझे वो टैक्सेबल जो नॉन टैक्सेबल था उसको टैक्सेबल करके फाइल करना पड़ेगा। एक बार वापस बोलोगे सर, थोड़ा सा आवाज ब्रेक होगी। जैसे कि मेरा फूड अलाउंस मेरा एक वो मैं क्रेडिट कार्ड तक तो सुना कि एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड में आप करते हो, एक्सपेंडिचर करते हो तो टैक्सेबल नहीं रहता। यस, फूड कार्ड मिलता है, तो अभी मैं कंपनी ने अकॉर्डिंगली वो नॉन टैक्सेबल कर दिया था, अकॉर्डिंगली टीडीएस डिडक्ट किया था। ठीक है। अगर मैं अभी एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च के बाद मैं अभी उसको न्यू टैक्स में जाता हूँ, तो ऑलरेडी जो बेनिफिट लिया है नॉन टैक्सेबिलिटी का, तो उसको मुझे रिवर्स करके टैक्स भरना पड़ेगा। जो सर फायदा तो एक ही बार मिलेगा ना सर, जब आपने उधर ले लिया तो उधर नहीं मिलेगा, उधर लिया तो उधर नहीं मिलेगा। ओके, हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। राइट सर, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप ड्यू डेट का वेट मत करिए और टाइमली आईटीआर को फाइल करके और टेंशन फ्री रहिए सर। सर आईटीआर 1 ओपन हो गया अभी फाइलिंग के लिए? सर आईटीआर 1 प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ओपन हो जाएगा सिस्टम पे, वर्किंग चल रही है डिपार्टमेंट पे।
ईएमआई वगैरह रिलीज हो गया, बट अंदर इंटर प्रोसेस है, एक बार ओके हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग भी आईटीआर फाइल चालू कर पाएंगे। ओके। हाँ जी। हेलो तो सर ये पॉसिबल है क्या आप न्यू रिजीम से ओल्ड में जाए, ओल्ड से न्यू में जाए, या खाली एक बार न्यू में गए तो फिर वापस नहीं है रिटर्नेबल? सर जो सैलरीड है वो तो कभी भी शिफ्ट कर सकते हो सर। बिजनेसमैन को सर एक ही बार ही आना जाना अलाउड है। मतलब एक बार अगर आप ओल्ड से न्यू में गए फिर एक बार आप न्यू से वापस ओल्ड में आ सकते हैं, लेकिन वापस न्यू में नहीं जा पाते। लेकिन अगर आप सैलरीड है तो आप हर साल गेन कर सकते हो जैसे भी आपको। तो सैलरी में आप दोनों बोथ वेज आप न्यू में कर सकते हो, फिर वापस ओल्ड में कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ये आइडिया नहीं था। थैंक यू। ये हमारी नॉर्मल आइडिया फीस है, लेकिन क्योंकि आप सब लोग संडे को आए हैं और आप सबने अपना कीमती समय दिया है, तो जो इस वेबिनार में अटेंडीज हैं उनके लिए हमारा स्पेशल ऑफर रहेगा सर। अभी थोड़ी देर में लिंक आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, अगर आप इसको 24 आवर्स सर आवाज क्लियर नहीं है सर। हेलो कह रहे हैं सर आप? हेलो। हाँ जी सर बताइए। हाँ सर, मैं दिल्ली से हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी कुछ हैं जो म्यूचुअल फंड में है, बट मैंने उनको सेल नहीं किया है। और दूसरी बात है, मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज हैं मेरे नाम पे। एक में रेंटेड है, दूसरे में मैं खुद रहता हूँ जो कि लोन पे है। जिसमें मैं खुद रहता हूँ वो लोन पे है। तो क्योंकि मैं सिक्योरिटी सेल नहीं किया, आई मीन ये म्यूचुअल फंड सेल नहीं किया है, तो क्या मैं ITR 1 भर सकता हूँ? बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखें सर कि सेल करने में मतलब ये भी होता है कि स्विच करना। मान लीजिए आपको कोई स्कीम स्विच भी करी है, दैट इज इक्विवेलेंट टू सेल। तो अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम स्विच नहीं करी है तो आप ITR 1 भर पाएंगे, नहीं तो ITR 2 ही भरना पड़ेगा आपको। ओके, स्विचिंग का मतलब है कि उसका प्रॉफिट लॉस सब कुछ कैलकुलेटेड है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आपके एडवाइजर है तो आपको गाइड करते हैं ये स्कीम नहीं चल रही है ना, उन्होंने आपको कहा सर ये स्कीम से अपन 20 स्कीम शिफ्ट करते हैं, तो आपने सेल तो किया नहीं, आपके अकाउंट में पैसा आया, लेकिन एक स्कीम से पैसा निकल के 20 स्कीम में चला, तो वो इनफ्लो हो गया, तो ये स्कीम जो है वो आपकी सेल में क्रिएट होगी। राइट सर, वो आपका नहीं है। ओके, समझ गया सर। इसमें पिछली बार मुझे को यही इशू हुआ था। एक्चुअली सेल नहीं किया था, लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में सिप लगा रखी है। बट मुझे क्योंकि हाउस है एक ओन बाय माई सेल्फ और एक दूसरा रेंटेड है, उसके लिए उसकी वजह से मेरे को ITR 2 भरना पड़ा था। बिल्कुल सही है सर, ITR 2 भरना पड़ेगा। ये हमने देखा कि ITR 1 सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जिनकी एक हाउस प्रॉपर्टी। राइट, अभी भी यही है सिस्टम, 2 ही भरना पड़ेगा। बिल्कुल ये रहेगा। अब जैसे फर्स्ट रूम जो रेंटेड है, काफी टाइम से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, मेरे पास बिल्स नहीं है, उसमें इनकम कोई हुई नहीं है मेरी, और उल्टा इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें मेरा, मतलब उसमें मेरा अमाउंट लग रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है साल से, मैंने कुछ रिसीव नहीं। तो अब क्या मैं इसको ओमिट कर सकता हूँ या 2 में डाल के उसको अपना कुछ मेरे को मिल सकता है उसके अगेंस्ट, क्योंकि रेंटेड में इनकम है नहीं इस साल। जनरेट इनकम नहीं है ना सर। हाँ, कंस्ट्रक्शन उसमें जो आपने कंस्ट्रक्शन किया है तो उस पे आपने कोई लोन लिया है? नहीं, लोन नहीं लिया सर, लोन नहीं है, लेकिन बिल भी नहीं है मेरे पास। बिल भी नहीं है तो फिर तो आप, लेकिन ITR आपका प्रॉपर्टी क्योंकि एक से ज्यादा है तो आपको फाइल तो ITR 2 करना पड़ेगा। अच्छा, और जो मेरे को इनकम नहीं हुआ, उल्टा उसमें अमाउंट लगा है, वो कुछ मिल सकता है मुझे? कैसे रिबेट कुछ मिल सकता है? वो सर उसमें जैसे मान लीजिए अगर कुछ बिल्स होते हैं तो वो क्या होता है आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड हो जाता है, जब अगर आप कंपनी प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो वो एक कॉस्ट को बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करता है। ओके ओके, कॉस्ट ऑफ इसलिए अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल बिल्स नहीं रखते हैं, कुछ पेमेंट तो आपने टैक्स से की होगी, सारे कैश में आते हैं। सभी कैश ही हैं, वो किसी के थ्रू। आपको छोटा मोटा जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए खर्च किए तो 20-25,000 30,000 40,000 कुछ आपको कॉन्ट्रैक्टर से बनवा के ठीक है, तो दैट आपका छोटा मोटा एविडेंस हो, जब आप प्रॉपर्टी सेल करने जाए तो आपको कुछ उसका बेनिफिट मिले। ओके, तो उस जब ये ITR में कोई बेनिफिट नहीं है सेलिंग के टाइम? बेनिफिट नहीं है सर ITR में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँ फ्यूचर के लिए, मान लीजिए 2 साल 5 साल 7 साल में जब अगर आपका मूड होता है सेल करके कोई और बड़ी प्रॉपर्टी लेने का, तो ये आपके कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। कॉस्ट इंक्रीज करने से आपका कैपिटल गेन आगे फ्यूचर में हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये है, बहुत अच्छी आपने लर्निंग दी है। हम कोई भी इसमें अमेंडमेंट करते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन रेनोवेशन करते हैं, वी शुड हैव ऑल द बिल्स, कभी के भी हो तो डेफिनेटली करना चाहिए सर बिल्स का। बहुत अच्छा लर्निंग दिया सर, थैंक यू। लेकिन सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब मैंने अभी जो स्टार्टिंग में बात की थी तो वो अपन थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। हम टैक्सेस चाहे इनकम टैक्स जीएसटी हो, उन्हें गवर्नमेंट को प्रॉपर देने चाहिए।
हाँ राइट, वो तो है ही सर। तो आपने सारा कैश किया, सारा कैश नहीं करना चाहिए था आपको सर। एक्चुअली सर मैं रहता नहीं हूँ वहाँ पे, कोई और रहता है तो मैं उसको पे करता रहता हूँ। सर देखिए मतलब वी आर डिस्कसिंग सर, मैं तो जस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ कि हमें एक अच्छे सिटीजन की तरह कंट्री को पूरी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ओके। हमारी हेल्प से ही इकोनॉमी बढ़ रही है सर, और हमारे जो फोर्सेज हैं पावरफुल हो रही है। थैंक यू सर। मतलब मुझे अब ITR 2 में ही डालना होगा एनी हाउ। बिल्कुल आइडिया में डालना पड़ेगा। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल। तो अभी नाइस। जस्ट आप वेट करिए सर, अभी हम विनर अनाउंस करने वाले हैं सर, और एक विनर जो भी होगा उसको ITR फ्री इस साल की भरी जाएगी सर। First of all, a special thank you to Mr. Umesh Jithani for the valuable presentation, and thank you all for joining today's webinar. We hope you found it helpful and gained useful insights into filing your income tax returns with confidence and ease. If you'd like personalized guidance, we are offering a free one-on-one consultation with our tax experts. Just fill out the Google form we are sharing in the group. We are excited to announce that our next webinar will be on 8th of June on how to file ITR and reconciliation of AIS and 26AS. Don't miss it. At Aapke Return, we are here to support your tax compliance journey. Take care, file smart, and see you next time. And the winner of today's concert is Mr. Rajiv D. Congratulations, Rajiv sir. वाह वाह, ये अच्छा सरप्राइज था। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ये उन्हीं के लिए था जो शुरू से अटेंड कर रहे हैं सर, हाँ, तो इस तरह का हमारा नेक्स्ट भी रहेगा सर, जो भी हमारे साथ आखिर तक बना रहेंगे सर, उनको डेफिनेटली सर हम किसी न किसी तरह से बेनिफिट देना चाहेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। तो ठीक है सर, आपका मोबाइल नंबर से एक बार हाई कर दीजिएगा हमारे ऑफिस नंबर पे, हमारी टीम सुबह आपसे कनेक्ट करके और जो प्रोसेस इनिशिएट कर देगी सर। तो आपके जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे ITR के लिए तो हम आपके ITR फ्री फाइल कर पाएंगे सर, है ना? सर मुझे ITR प्लानिंग में भी हेल्प चाहिए होगी, दैट वी कैन डिस्कस इट आउट। वो अपन डिस्कस कर लेंगे सर, नॉट एन इशू सर। आप वो अभी हम एक 1-to-1 मीटिंग का फॉर्म भेज रहे हैं सर, आप उसको फिल कर लीजिएगा, उसमें अपन बैठ के इसको डिस्कस करेंगे सर, है ना? ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। Okay sir, thank you Okay, to everyone for attending the webinar. We will meet on 8th of June next. जब तक आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, so that हम उसको टेक केयर करके और नेक्स्ट मीटिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर।